हेलो दोस्तों। क्लास 9 का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली जानते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अलग अलग एटम से किस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग किस तरीके से उनका आइडेंटिटी होता है, किस तरीके से मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम ये भी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखें तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम इस चैप्टर का नाम देखते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्वेश्चन आता है कि आखिर एटम जैसे वर्ड का सबसे पहले किसने यूज किया, आखिर एटम होता क्या है। तो देखो, एटम होता क्या है ये तो चैप्टर के धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा एटम होता क्या है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि एटम्स के बारे में सबसे पहले एक तरीके से बताने का काम किसने किया। तो यदि हम एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे क्लास 9 का, तो देन यू विल एबल टू रियलाइज दैट कि वहाँ पे एक साइंस की बात नहीं की गई है फर्स्ट लाइन में, वहाँ पे फिलोसफी की बात की गई है कि ये वर्ड जो है एटम्स का, वर्ड का सबसे पहली बार इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन फिलोसफी में रखा गया। उसके बाद ये वर्ड साइंस में अपने आप को एग्जिस्ट किया, साइंस में आया। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिलोसफी होता क्या है। तो फिलोसफी ये होता है कि उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, हमने एक थेसिस दे दिया कि ये ऐसे ऐसे होता होगा, ठीक है। लेकिन उसको यदि कहा जाए साइंस में जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पढ़ते हैं, तो फिलोसफी में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे नहीं पढ़ते। तो इसमें जो फिलोसफी देने वाले काम किए उनमें दो थे, एक इंडियन फिलोसफर और दूसरा जो थे वो ग्रीक फिलोसफर। तो इंडियन फिलोसफर में जो सबसे पहला नाम आता है उनका नाम है महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ साहब ने बताया कि दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। उसको इंग्लिश में आजकल हम बोलते हैं मैटर। दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। उस पदार्थ को यदि डिवाइड करते जाए इस लेवल तक डिवाइड कर दें, इस लेवल तक डिवाइड कर दें कि उसके बाद जो लास्ट स्टेज बचा है वो इंडिविजुअल हो जाए, मतलब उसके बाद उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि वो जो लास्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उसको हम बोलेंगे परमाणु। तो उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बताया कि मैटर क्या है, दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हम मैटर कहेंगे, मतलब पदार्थ कहेंगे। पदार्थ को जब डिवाइड करते जाएंगे तो जो लास्ट स्टेज बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ठीक दूसरे एक हमारे यहाँ फिलोसफर हुए, इंडियन फिलोसफर, जिनका नाम था पकड़ो कट्टयम। उन्होंने बताने का काम किया, पकड़ो कट्टयम ने बताने का काम किया कि जो इस परमाणु की बात हो रही है, महर्षि कन्नड़ साहब के द्वारा जो परमाणु की बात हो रही है, ये जनरली ये परमाणु एग्जिस्ट नहीं करता अपने फॉर्म में, मतलब अकेले ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेगा। उस कम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, मतलब यानी कि पदार्थ कहते हैं। तो जो परमाणु है एग्जिस्ट नहीं करेगा अपने फॉर्म में नॉर्मली, तो हमेशा क्या करेगा? एग्जिस्ट कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होगा तो मैटर का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों फिलोसफी बताने का काम किया इंडियन फिलोसफर ने, जबकि इन्होंने एटम जैसे वर्ड का यूज नहीं किया था, इन्होंने परमाणु जैसे वर्ड का यूज किया था, जिसको हम एटम, परमाणु, अणु, परमाणु को हम बाद में देखते हैं। तो इन्होंने परमाणु जैसे वर्ड को यूज किया। दूसरे ग्रीक फिलोसफर हुए, एक का नाम था डेमोक्राइटस और एक का नाम था ल्यूस्पिशियस। इन्होंने बताने का काम किया कि जब भी हम मैटर को डिवाइड करते हैं, तो लास्ट स्टेज जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते जा रहे हैं, जब लास्ट स्टेज बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। एटम जो होता है, इन्होंने बोला कि एटम इंडिविजुअल होता है, यानी कि परमाणु की जिन्होंने इन्होंने बात किया था, परमाणु की बात, उसमें भी इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। इधर दूसरे साइड इन्होंने, ग्रीक फिलोसफर ने जो बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जो मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट स्टेज जो बतेगा वो एटम होगा, और एटम इंडिविजुअल होता है। लेकिन 18वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट अपने आप को रिकॉग्नाइज किए और जानने का प्रयास किए
कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, किस तरीके से केमिकल फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ये अपने आप को तैयार करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब जानने का प्रयास किया तो इनमें 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेविसियर, एक का नाम था प्राउस्ट। इन दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले लेविसियर ने केमिकल कॉम्बिनेशन का फाउंडेशन रखा कि केमिकल कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं। फिर दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेविसियर और प्राउस्ट ने। और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ एस्टेब्लिश किए, फाउंडेशन दिए। पहले का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरे का नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसके बेसिस पे उन्होंने बताया किस तरीके से किसी चीज़ का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से एटम इसमें पार्टिसिपेट लेता है, किस तरीके से एटम पार्टिसिपेट का प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने का काम किया। जो कि 2 केमिकल कॉम्बिनेशन है, एक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरे का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।